सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। बार बार डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री हों अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों योगी आदित्यनाथ जी, बार बार दावा करते हैं एकदम कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है। यूपी के अंदर कानून व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यूपी में बिल्कुल सख्त कानून व्यवस्था है। और एक बार तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि रात को 12 बजे भी महिलाएं निर्भीक होकर घूम सकती हैं उत्तर प्रदेश में। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो क्या हो रहा है बहराइच के अंदर, क्या हो रहा है देवरिया में, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर कानून व्यवस्था अच्छी होने का उदाहरण यह है कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे, तो किस बात की कानून व्यवस्था अच्छी है? कौन सी कानून व्यवस्था अच्छी है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जब जब इस देश के अंदर चुनाव हारती है, चुनावी ताकत उनकी कमजोर होती है, नफरत फैलाते हैं, झगड़े कराते हैं। लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारी है भारतीय जनता पार्टी और अब नफरत फैला के उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतना चाहती है। नफरत फैला के चुनावी राजनीति में सफलता लेना चाहती है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। झगड़े करा के, फसाद करा के चुनावी राजनीति में सफलता लेना है। चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे अब बहराइच हो, देवरिया हो। नफरत फैलाओ और राज करो, झगड़ा कराओ और राज करो, फसाद कराओ और राज करो। यह भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला हो गया। क्योंकि स्कूल बनाना नहीं है, अस्पताल बनाना नहीं है, सड़कें बनाना नहीं है, इंडस्ट्री लगाना नहीं है, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना नहीं है, किसानों के फसल का दाम देना नहीं है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना नहीं है, नौजवान बेरोजगारी के कारण यूपी में आत्महत्या करेगा, किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करेगा। लेकिन सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है नफरत फैलाओ, झगड़ा कराओ और राज करो। ये रास्ता बना लिया है बीजेपी ने। और कौन लोग मारे जा रहे हैं इस झगड़े में? अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। यूपी का नौजवान झगड़ा करेगा। अमित शाह का लड़का वो जाके दुबई के शेखों के साथ धंधा करेगा, रोजगार करेगा, बिजनेस करेगा हजारों करोड़ का। और प्रधानमंत्री जी उसके व्यापार को प्रमोशन देने के लिए विदेशों में जाके मस्जिद में भी जाके गले मिल लेंगे। लेकिन यूपी में झगड़ा कराना है। यूपी के नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उनके रोजगार की कोई चिंता नहीं है। कभी आपने देखा अडानी का लड़का किसी दंगे फसाद में, अमित शाह का लड़का किसी दंगे फसाद में, किसी बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक का लड़का किसी दंगे फसाद में देखा आपने? नफरत फैला के यूपी के लोगों को बर्बाद करना है, उनकी जिंदगी को बर्बाद करना है, यह इनका काम है। भारत के प्रधानमंत्री
एक चुनावी रैली के अंदर उत्तर प्रदेश में कहते हैं, कभी नहीं बताते वो, इतने स्कूल बनाएंगे यूपी के लोगों हमें जिता दो, इतने अस्पताल बनाएंगे यूपी के लोगों हमें जिता दो, इतनी फैक्ट्री लगाएंगे, इतना रोजगार देंगे, इतनी इंडस्ट्री लगाएंगे, हमको जिता दो। नहीं कहते कभी। क्या कहते हैं? कहते हैं गांव गांव में शमशान बनाना है। ये भारत के प्रधानमंत्री की सोच है, डबल इंजन की सरकार के जो मालिक हैं। कहते हैं गांव गांव में शमशान बनाना है। अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस देश का प्रधानमंत्री शमशान बनाने की सोच रखेगा, वो यूपी के लोगों का भला नहीं कर सकता, वो यूपी के नौजवानों का भला नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए का ठेका उत्तर प्रदेश में कौन से लोग कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कर रहे हैं। चले जाइए काशी में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे देख लीजिए, जल जीवन मिशन के ठेके देख लीजिए, कौन कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कर रहे हैं। पूरे दुनिया में घूम घूम के अडानी को ठेका दिलाने का काम भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, हजारों करोड़ रुपए देश का लूट रहे हैं लोग, बैंकों को खाली कर रहे हैं। देश की सारी संपत्तियां इन लोगों के नाम पे करते जा रहे हैं। और आपको क्या कर रहे हैं? झगड़ा करो, लड़ाई करो, मारपीट करो, नफरत फैलाओ। और किस हिंदुत्व की बात आप करते हैं? आपके लिए हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? आप किसको हिंदू मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं? आपने हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को अयोध्या के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। आपने मंदिर के उद्घाटन में मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, किस इसलिए कि वो आदिवासी समाज से आती हैं। आपके लिए इस देश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी ये हिंदू नहीं है, उसके ऊपर मध्य प्रदेश में पेशाब किया जाएगा आदिवासी के सिर पे, और दलित को, सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, और गुजरात में अंगूठा काट लिया जाएगा दलित के बच्चे का गेंद छूने पे। वो हिंदू नहीं है। जब जब पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, इस देश के वंचित समाज के लोगों का संगठन और एकता मजबूत होती है, नफरत फैला के, झगड़े करा के राजनीति करना चाहती है बीजेपी। बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, पीड़ादायक है हम सब के लिए। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी भड़काने की बात करे, कानून के दायरे में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में ऐसे भड़काऊ भाषण देने और लोगों को लड़ाने और झगड़ा कराने की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू संगठन के लोग हों, चाहे मुसलमान संगठन के लोग हों। गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या 100% गलत है, उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए हत्यारों के खिलाफ। और भड़काने की राजनीति जिन लोगों ने किया, उसकी जांच करा के उन सारे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने साजिश करके नफरत फैलाने का काम किया, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए अब हम सब लोगों को यह सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आप झगड़े, दंगे, फसाद कराएंगे, कौन सा व्यापारी, कौन सा फैक्ट्री वाला, कौन सा इंडस्ट्री वाला यहां पर निवेश करने के लिए आएगा? बताइए, कहां से आपको रोजगार मिलेगा? कौन इस प्रदेश में पैसा लगाना चाहेगा यहां के विकास के लिए? आपको तो झगड़े से फुर्सत नहीं है, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं। फर्जी इनकाउंटर जरूर होता है यहां पे,
तो हम लोग यूपी के लोग हैं, हमें चिंता है यहाँ इस प्रदेश की जो हालत हो रही है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हिंदू हो या मुसलमान, मिलकर एक साथ रहिए, एक साथ चलिए। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हम प्रदेश के करोड़ों लोग एकत्रित होकर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। झगड़े से नहीं ले जा पाएंगे, झगड़े से कोई लाभ नहीं होना है। तो बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी तत्काल रोक लगाएं, कानून व्यवस्था की स्थिति को वहां बहाल करें, ठीक करें, और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगा। पहले तो सारे प्रदेश में हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन को ज्ञापन देके बहराइच में और देवरिया में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर स्थिति सामान्य करने की, शांति की बहाली की मांग करेंगे और इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं अब तक खत्म कर रहा हूँ। इसके अलावा हमने तय किया है कि हर महीने प्रति जिले में, प्रत्येक जिले में हर महीने 100 ग्राम सभाओं में कमेटियां बनाने का हमने लक्ष्य रखा है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारी कमेटियां 2 कार्यक्रम करेंगी। एक सेवा से जुड़ा हुआ रचनात्मक कार्यक्रम और एक स्थानीय मुद्दे को लेकर आंदोलन का कार्यक्रम। वो चाहे ब्लॉक के भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, जिले के भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, गांव के भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, ऐसा कोई स्थानीय मुद्दा, उसको लेके अपने अपने जिलों में आंदोलन। तो 2 कार्यक्रम हर महीने आम आदमी पार्टी की जिला इकाई निश्चित रूप से करेगी, एक स्थानीय मुद्दे को लेकर और एक कोई सफाई का कार्यक्रम, विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किसी महापुरुष के याद में, क्रांतिकारी की याद में। हमने 4 नवंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है और 50 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरे यूपी में दावा तो कई करोड़ का लोग करते हैं, मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। 50 लाख ऐसे सदस्य जिनको अपने कार्यक्रमों के साथ हम लोग जोड़ेंगे, अपने विचारधारा के साथ जोड़ेंगे, अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे। इसके अलावा 8 प्रांतों में पार्टी के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम रखा जाएगा। यूपी को हमने 8 अलग अलग प्रांतों में सांगठनिक दृष्टि से बांटा हुआ है और उन 8 प्रांत के अंदर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो ये मोटे मोटे तौर पे आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में अपने संगठन को मजबूती देने के लिए काम करेगी। 3 महीने में एक बार कम से कम प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा जन आंदोलन प्रदेश के मुद्दों को लेके हम लोग करेंगे। ये कल के प्रांतीय जो हमारा प्रदेश का प्रादेशिक सम्मेलन जो हुआ उसमें तय हुआ है और इस पे आगे हम लोग काम करेंगे। अब आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जो भी कंप्लेन हुआ था, यूपी के सीएम ने बाकायदा उसमें कहा कि हमारे कार्यकाल जो रहा अब तक का वो दंगा मुक्त कार्यकाल रहा। मैंने तो शुरुआत इसी डेटा ये कह रहा है कि 200 के ऊपर दंगे हो चुके हैं। मैंने तो शुरुआत इसी बात से की, जो बात आपने अभी कही, मैंने तो इसी बात से शुरुआत की कि भाई दावा ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हो गई।
तो क्या दंगा फसाद उस कानून व्यवस्था का रूटीन वर्क है? ये तो होगा ही होगा। ये हमारे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि बहराइच में गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई उसको योगी आदित्यनाथ जी 10 लाख का मुआवजा दिया है। लखनऊ में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, उस पर योगी आदित्यनाथ की खामोशी नजर आ रही है। दूसरी चीज, बिहार के छपरा और सिवान में जहरीली शराब के बदले से तो पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। दोनों सवाल। देखिए, आपको याद होगा रायबरेली में भी एक दलित युवक को पीट पीट के थाने में मार दिया था। उसका उस समय मैं गया था, पिछली सरकार की ये बात है। यूपी में दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की हालत यही है कि जब उनको सरकार चाहती है अपने हिसाब से कुचल देती है, अपने हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। हमने अयोध्या और काशी में भी बुलडोजर चलते हुए देखा और लखनऊ में भी बुलडोजर चलते हुए देखा हमने। लेकिन जो पुलिस वाले ऐसा करते हैं उन पे क्या कार्रवाई होती है? पुलिस कस्टडी में मौत नहीं कही है, उसको हत्या कही है। आपने मौत शब्द गलत इस्तेमाल किया, वो हत्या है। और हत्यारों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? 302 का मुकदमा लिख के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने दूसरा विषय बिहार का उठाया। बिहार में शराबबंदी नाम की है, कई ऐसी घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं जिसमें नकली शराब पीने से मौत हो चुकी है। तो इस पे नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि उनके फैसले को या तो सख्ती से लागू करें या अपना जो फैसला आपने किया है उस पर पुनर्विचार कीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है? संजय जी, आप संगठन बेहतर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोकसभा नहीं लड़े, आप चुनाव नहीं लड़े। क्या बिना चुनाव में गए आप अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम जिला पंचायत का चुनाव लड़े, 84 सीटें हमारी प्रदेश में आई और कई जगहों पे हमें अच्छा वोट भी मिला, हजारों वोट मिला। फिर हम विधानसभा का चुनाव लड़े, हम उस चुनाव में हारे। 3-4 सीटों पे हमको कहीं 25,000 26,000 वोट मिला, कहीं 10,000 वोट मिला। लेकिन विधानसभा के चुनाव में हम पराजित हुए। फिर नगर पालिका का चुनाव हुआ 2022 में ही। उस चुनाव में हमको ठीक ठाक अच्छी सफलता मिली। करीब 8 हमारे चेयरमैन जीते, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि रामपुर जैसा जहाँ पे 3.5 लाख वोटर हैं, उस नगर पालिका में भी हमारा अध्यक्ष जीता आम आदमी पार्टी का। लोकसभा के चुनाव में परिस्थितियां आपसे छिपी नहीं हुई, आप जानते हैं। पहली बात तो हम इंडिया गठबंधन के समझौते में थे। लिमिटेड सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें से 7 सीट हमारी दिल्ली की थी, 1 सीट हरियाणा की थी, 13 सीट हमारी पंजाब की थी। वहाँ हम चुनाव लड़ रहे थे। तो हमने अपने संगठन के विस्तार का काम, और ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे पार्टियों का, तो जन मुद्दों को लेके शायद सबसे ज़्यादा आंदोलन, और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेके, रोजगार के मुद्दों को लेके सबसे ज़्यादा आंदोलन का रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी का ही है। हमने किया है यहाँ पे आंदोलन। मैं मानता हूँ अभी हमारे संगठन को और मजबूत करने की और विस्तार देने की ज़रूरत है। उस काम को हम आने वाले दिनों में और मजबूती से करने जा रहे हैं, और जब चुनाव आएगा तो चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि प्रियंका गांधी जी पे टिप्पणी हो या इंडिया गठबंधन के किसी दूसरी नेता पे टिप्पणी हो,
भद्दे से भद्दे टिप्पणी करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा कराना, ये भाजपाइयों का काम है। किसी के भी बारे में ऐसा कहने की हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि वो ऊपर देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं खुद भड़काऊ भाषण दे दे के, अब मैं अगर उन शब्दों को दोहराऊंगा तो बुरा लगेगा, लेकिन अब आपने सवाल पूछा है तो दोहरा देता हूं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, ये किसने बोला? ये किसकी भाषा है? ये भारत के प्रधानमंत्री की भाषा है। तो प्रधानमंत्री से शिक्षा लेके उनकी पार्टी के नेता वही भाषा बोलेंगे, उसी तरह की भाषा बोलेंगे। दिनेश प्रताप सिंह को पालने वाली कांग्रेस संरक्षण देती है जी। आरोप लगता है कि आपकी पार्टी जो है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, अरे संजय सर, दिनेश प्रताप सिंह को पालने वाली तो कांग्रेस ही है। तो भैया उनसे पूछे जाके कांग्रेस, इनका सवाल का जवाब दे दें। पिछले 10 साल से किसका शासन है यहाँ देश में? भारतीय जनता पार्टी का। देश में कोई बांग्लादेशी अगर मिलेगा तो उसको डिपोर्ट करने का अधिकार किसका होता है? भारत की सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी से मुझे 5 नाम पूछ के बता दीजिए कि 5 बांग्लादेशियों को उन्होंने हिंदुस्तान से बांग्लादेश भेजा हो। 5 नाम मैं कह रहा हूं। 10 साल शासन हो गया ना, 5 नाम पूछ के बताइए आप। और हमारी सरकार कहां है? दिल्ली में। बांग्लादेश से बॉर्डर किसका लगता है? आसाम का, त्रिपुरा का। वहां किसकी सिक्योरिटी है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह की। वहां से दिल्ली कैसे आ जाते हैं? आपको इस्तीफा मांगना चाहिए मोदी जी से और अमित शाह जी से। मैं तो कह रहा हूं यूपी भी आ रहे हैं तब भी इस्तीफा मांगना चाहिए मोदी अमित शाह से। बांग्लादेश से कोई बांग्लादेशी घुस के हिंदुस्तान में कैसे आ जा रहा है? वहां किसकी सुरक्षा है? वहां पे सुरक्षा है मोदी जी की और अमित शाह जी की। बीएसएफ लगती है वहां पे, एक बात। और दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में तो हिस्सा नहीं लिए हैं, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी के योद्धा हैं। वो बांग्लादेश की आज़ादी में हिस्सा ले चुके हैं, उसको आज़ाद कराने के लिए। तो बांग्लादेशियों के प्रति उनका अतिरिक्त प्यार है। और आप देखिए, शेख हसीना से उन्होंने हजारों करोड़ का ठेका दिलवाया था अडानी को। दिलवाया था कि नहीं दिलवाया था? आपको दिलवाया था? नहीं दिलवाया। यूपी के किसी नौजवान को दिलवाया? नहीं दिलवाया। किसको दिलवाया बांग्लादेश में ठेका बिजली का? अडानी को दिलवाया, जो उनके गुजरात के दोस्त हैं। हजारों करोड़ का ठेका बिजली का, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और शेख हसीना हट गई वहां से, अब उनका पैसा बाकी है अडानी का। अब भी नहीं बोल पा रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, अब भी नहीं बोल पा रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। तो हम लोगों को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए मेरे मित्र, कि मोदी जी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं। और इसका आंकड़ा उठा के पूरे दुनिया का देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां ठेका, कीनिया जाते हैं वहां ठेका, नाइजीरिया जाते हैं वहां ठेका, दुबई जाते हैं वहां ठेका। जहां मोदी वहां अडानी। एक गाना आया था ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। धन्यवाद।